दोस्तों, आज की कहानी है माँ जी हमारा घर छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। देखो बहू, ये पैसे हमने अपने बुढ़ापे के लिए संभाल कर रखे, यूं ही खाली तो नहीं हो सकते। जो सेवा करेगा उसे हम अपनी बसी हुई संपत्ति का उत्तराधिकारी बना देंगे। अभी सब कुछ तुम लोगों के हवाले कर दिया तो बुढ़ापे में हमारा बुरा हाल हो जाएगा। हॉस्पिटल के कमरे के बाहर बैठी रीशु को सास अपर्णा जी द्वारा कही हुई ये बात ना चाहते हुए भी बार बार याद आ रही थी और आज फिर वह यादें ताजा हो गई थी। अपना वर्तमान को उन आशंकाओं के चलते खटास में डाल देना, जिनका कोई अस्तित्व होगा या नहीं होगा, उस बुरा होने की कोई गारंटी नहीं है, जिसके चक्कर में आज का सुख समय व्यर्थ कर देना कहाँ तक सही है। बुढ़ापा तो जीवन चक्र का एक अभिन्न हिस्सा है और जीने जैसे हमने बचपन से शुरुआत की थी वैसी बुढ़ापे में शरीर शिथिल होता है और निश्चय हमें दूसरों की यानी कि अपनों की जरूरत पड़ती है। पर इसके लिए क्या पहले से नकारात्मक विचारों में जीना जरूरी है। अर्पणा जी के 2 लड़के और 2 बहुएं थे, पर उन्होंने हमेशा से अपने पैसों को ज्यादा महत्व दिया था। उन्हें इस बात का गुरूर हमेशा रहता। उनके पति ने अच्छे पैसे बनाए जिससे उन्हें बुढ़ापे में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़ती। इस चक्कर में वो हमेशा ही बहुओं को भी नीचा दिखाने से नहीं चूकती थी। शहर के अच्छे इलाके में एक बड़ा सा मकान बना लेना किसी से कम नहीं था और उन्हें हमेशा इस बात का गर्व रहता था। धीरे धीरे दोनों बच्चों की नौकरी दूसरे शहरों में लगी और उन्हें वहां से जाना पड़ा। अपर्णा जी की रोकने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि पैसे कमाने के रास्ते में उन्हें कोई बाधा नहीं चाहिए था। परिवार सही साथ रहे शायद दूर। आज रीशु को सास की वही बातें याद आ रही थी। जब रीशु के पति यानी उदित ने शहर में एक फ्लैट लेने की सोची तो माँ से उसके लिए थोड़ी मदद मांगी। उन्हें पता था पिताजी से कहकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि माई मालिक थी, तो अपर्णा जी ने 2 टूक साफ साफ जवाब दे दिया था। थोड़ी देर के लिए उदित और रीशु को बुरा तो लगा पर उन्होंने किसी तरह से इंतजाम कर लिया और 2 कमरों का एक छोटा फ्लैट ले लिया था। रीशु के देवर देवरानी का दूसरे शहर में अच्छा खासा 3 कमरों का मकान था। रीशु को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था उनका मकान हमारे मकान से बड़ा क्यों है। कई बार सास ने इस बात का ताना भी दिया था। वो हमेशा कहती, माँ जी अरे ये तो नसीब की बात है। अकेले रहते हुए अपर्णा जी ने पैसे बटोरने की ऐसी धुन लगाई कि अपने स्वास्थ्य को भी तराक पर रख दिया। जब फोन पर खबर मिली वह बीमारी तो रीशु और उदित दौड़े चले। इन्हीं सोच में डूबी हुई रीशु थी तब तक उदित आया और बोला, माँ को डिस्चार्ज मिल गया, घर चलते हैं। उसे यही डर सता रहा था कि कहीं माँ ये ना समझे कि उनके पैसों की लालच में वो दौड़े चले। घर पहुंचकर दोनों ने बहुत समझा कि जितने दिनों की छुट्टी है वो यहाँ पर रहेंगे। उसके बाद माँ पिताजी उनके साथ चले ताकि उनकी अच्छे से देखभाल हो सके, पर अनपाल जी ने साथ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अपना इतना बड़ा मकान छोड़कर कहीं नहीं जाके उन्हें रहना है रहे जाना है जाए। रीशु ने जब देवर से ये बात कही तो उन्होंने कहा कि हमें पता है वो जिंदी हैं इसलिए कोशिश नहीं की, आपको सेवा भाव उमड़ पड़ा है, करो कोशिश। रीशु ने दुखी होकर जिद नहीं की और जब तक संभव हो सका वह रुकी। उसके बाद मजबूरी में उन्हें जाना पड़ा। अर्पणा जी ने साफ कह दिया कि वो अपने लिए मेड वगैरह देख लेंगे या फिर अगर जाना भी पड़े तो वो छोटे बेटे के पास रह जाएगी क्योंकि उसका घर बड़ा था। रीशु एक बार फिर अपने दिल को दुखाकर वापस चली आई थी। उसे समझ में नहीं आता था क्या फिर क्यों माँ उन्हें पसंद नहीं करती थी, क्या पैसा ही सब कुछ होता है, क्या उन्हें हमारा प्रेम दिखाई नहीं देता। पर उदित समझा दिया करता था कोई बात नहीं, उनकी इच्छा अगर वो छोटे के साथ रहना चाहती है तो वही सही, बस सुरक्षित रहे स्वस्थ रहे। रीशु भी इस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहती थी।
एक दिन रिसु सोकर उठी तो उसने देखा फोन पर माँ के 3-4 कॉल आए हुए थे। शायद फोन साइलेंट पर था तो सुन ही नहीं दिया था। घबराहट में रिसु ने फटाफट फोन लगाया तो वहां से अर्पणा जी की रोती हुई आवाज आई। रिसु सुनकर घबरा गई। क्या हुआ माँ, अभी इतना क्यों रो रही? तबीयत ठीक नहीं है, हम अभी आते। तबीयत अब पहले जैसी कहाँ रह गई, पर शरीर की कमजोरी के साथ दिमाग की अकल आ गई है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ ऋषि। मैंने तुम्हें कितना भला बुरा का प्यार और सम्मान से ज्यादा हमेशा पैसे को अहमियत दी, पर तुम्हारा संपर्क कभी कम ना हुआ। ठीक है माँ, हुआ क्या है अब ये तो बताए। ऐसी कोई बात यहाँ बड़ी है और जो कहती है वो हमारी भलाई के लिए कहती। नहीं बेटा, मैं हमेशा अपने स्वार्थ का सोचती, अपने खून पर भरोसा ना किया। बुढ़ापे मेरे काम आएगा ये सोचकर कभी तुम लोगों की मदद तक नहीं की, पर ये नहीं सोचा कि शरीर का क्या भरोसा भी साथ छोड़ जाए तो आगे का किसने देखा। हम जितने दिन है कम से कम इतने दिन तो प्रेम से रह सकते हैं। मैंने सोचा था कि मैं छोटे के पास चली जाऊंगी, अब आदत पड़ गई बड़े बड़े कमरों में रहने की, पर सोटी ने साफ मना कर दिया कि वो हमारी देखभाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दोनों ही नौकरी पेशा हैं और साथ में ये कि 2 बच्चों का 2 अलग अलग कमरा है, तो हम कहाँ रह पाएंगे। मैंने तुम्हारा कितना दिल दुखाया, बस मुझे आपके लिए माफ कर दो। नहीं माँ, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मैं उदित को बोल देती हूँ, वो फटाफट आपको जाकर लेकर आ जाएंगे, पर आप दिल साफ रखिए, सारी दुर्भावना निकल जाइए। पर बेटा, तकलीफ तो तुम लोगों को भी होगी ना। तुम्हारे तो 2 ही कमरे का छोटा घर है। मैं उस हिसाब से नहीं कह रही, मैं इस बार तुम्हारी सुविधा के लिए कह रही हूँ। नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा घर छोटा है पर दिल बहुत बड़ा है। जब आपस में प्यार होना तो जगह मायने नहीं रखती, और छोटे घरों में तो आपस में प्रेम और बढ़ता है। लोग दूर दूर नहीं रहते, तो आप बेफिक्र होकर मेरे पास आ सकते। प्राय सीखते एक लहर ने प्रेम की रेस से दुर्भावना की गंदगी को दूर धकेल दिया था। प्रेम और सेवा निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए। अगर लालच देकर सेवा करनावे का उद्देश्य हो तो रिश्ते अपनी अहमियत खो देते। रिश्तों को बनाने से ज्यादा संभाले रखना जरूरी। आपस में विश्वास की डोर को विषम परिस्थितियों में भी नहीं तोड़ना।